नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, 2024 में काम नहीं करेगा बीजेपी का ब्रह्मास्त्र, महंगाई और बेरोजगारी बिगाड़ेंगे मोदी शाह का खेल। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 400 दिन का वक्त बचा है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में बीजेपी मिशन में जुट गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की टीम भी 5 महीने जमीन पर पसीना बहाकर भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर तैयार है। इस बीच लोकसभा चुनावों का मूड बताने का दावा करने वाला एक बड़ा सर्वे सामने आया। यह सर्वे बीजेपी के लिए टेंशन देने वाला है। सी वोटर और इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक राम मंदिर और अनुच्छेद 370 ये दो मुद्दे बीजेपी की धुरी रहे हैं। राम मंदिर के बहाने पार्टी की सत्ता सीढ़ियों तक पहुंचने का मौका मिला। बीजेपी के हार्डकोर वोटर की इसके बिना कल्पना भी नहीं की जाती, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मुद्दा बीजेपी समर्थकों की प्राथमिकता में नहीं है। ऐसा तब है जब पार्टी ये दोनों ब्रह्मास्त्र चला चुकी है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और अनुच्छेद 370 को भी हटा दिया गया है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 2019 में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। तब गठबंधन को 353 सीटें मिली थीं और मोदी सरकार 2.0 का गठन हुआ था। जनवरी 2023 का सर्वे देखें तो एनडीए की 55 लोकसभा सीटें हाथ से निकल गई हैं। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र इस बार काम नहीं कर रहे हैं। यदि विपक्ष एकजुट हो गया तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। एक तरफ हार्डलाइन हिंदुत्व से जनता दूर जा रही है तो बीजेपी के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। सर्वे में शामिल 25% लोगों ने वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को बीजेपी की सबसे बड़ी असफलता बताया है। महंगाई को लेकर 1/4 लोगों की नाराजगी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। बेरोजगारी पर भी जनता की नाराजगी है और 17% लोगों ने इसे बीजेपी की सबसे बड़ी असफलता बताया है। आपको बता दें कि 2024 में बीजेपी का कोई भी ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। महंगाई और बेरोजगारी मोदी शाह का पूरा खेल बिगाड़ेंगे। और बड़ी खबर, रामचरितमानस विवाद पर जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले रामचरितमानस पर टिप्पणी करना सूर्य को टॉर्च दिखाने जैसा है। यह आपको बता दें कि रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए बयान पर लगातार बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करना सूर्य को टॉर्च दीपक दिखाने जैसा है। यूपी के मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में रामचरितमानस पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों ने रामचरितमानस और भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ जाना ही नहीं है, न जानने का प्रयास किया है, उनकी इस तरीके की टिप्पणी को सूरज को टॉर्च दीपक दिखाने जैसा है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में निषाद राज पर चर्चा है, महिला के रूप में सबरी की भी चर्चा है। अगर इन लोगों ने रामचरितमानस को पढ़ा होता तो वो इस तरीके की बातें नहीं करते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरे मामले को एक राजनीतिक रणनीति भी बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इससे होने वाले फायदे से ध्यान भटकाने के लिए इस पूरे विवाद को खड़ा किया गया है। उन्होंने दावा कर कहा कि यह एक सोची समझी और बड़ी साजिश के तहत हुआ है। अगली बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पार्टी के अंदर ही उठी आवाज। कहा श्री राम पर टिप्पणी करने वाला सनातनी और समाजवादी नहीं हो सकता। यह आपको बता दें कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों के खिलाफ अब पार्टी के अंदर ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। अमेठी से सपा विधायक राकेश प्रताप ने मौर्य पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता और ना ही समाजवादी हो सकता। ऐसा करने वाला सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। आपको बता दें कि राकेश प्रताप ने कहा कि जब भी कोई राम के चरित्र पर या धर्म के आस्थाओं पर कुठाराघात करने का काम करेगा तो वो उसके विरोध में सबसे पहले सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका दुर्भाग्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके दल का नेता है और उनके दल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन जब धर्म पर उंगली उठेगी तो वो चुप नहीं रहेंगे। राम पर टिप्पणी करने वाला सनातनी और समाजवादी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा राम और कृष्ण पर टिप्पणी करने वालों का विरोध करते रहेंगे। और बड़ी खबर, भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर, रमेश बैस बनाए गए महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उनकी जगह अब रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को साल 2019 में महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उससे पहले कोश्यारी नैनीताल के सांसद भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सी रविशंकर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें यहां का नया राज्यपाल बनाया गया था। आपको बता दें कि अब भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
और ये बड़ी खबर, भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे का उद्धव खेमे और एनसीपी ने किया स्वागत, कहा बीजेपी की कठपुतली से मुक्त हुआ राजभवन। ये आपको बता दें कि राकापा के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल ने राज्य के राज्यपाल के पद से भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे का रविवार को स्वागत किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यहाँ राजभवन के नए पदाधिकारी भाजपा की कठपुतली नहीं होंगे। राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति में रविवार को कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कोश्यारी के स्थान पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को नियुक्त किया गया है। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए राकापा नेता जयंत पाटिल ने एक ट्वीट में कहा कि मुझे उम्मीद है कि नया राज्यपाल पिछले वाले कोश्यारी की तरह भाजपा की कठपुतली नहीं होगा। हम महाराष्ट्र के राज्यपाल को बदलने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि ये महाविकास अघाड़ी की मांग थी। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे का स्वागत किया है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रिटायरमेंट से साफ इनकार, बोले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सोच समझकर ही मुझे दी तीसरी बार मुख्यमंत्री की कमान। यह आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं अंतिम सांस तक राजनीति से रिटायरमेंट नहीं लेने वाला हूं, कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। इस बार का भी विधानसभा चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे, कोई अलग नहीं है, बिना कांग्रेस के सभी कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को वही लीड करता है जो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उन्होंने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है। बजट में की गई घोषणाओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे पूरे तरीके से चुनाव में जाने के मूड में हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा करने वाला है। उन्होंने आलाकमान और गांधी परिवार के सदस्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी पहली बार खुलकर बोला है। अशोक गहलोत ने सवालिया लहजे में पहले कहा कि लीड करने वाले का मतलब क्या होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री होता है वही चुनाव लीड करता है। वहीं रिटायरमेंट के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं तो अंतिम सांस तक रिटायर नहीं होऊंगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 50 साल से राजनीति कर रहा हूं, इस दौरान कभी भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 बार मुख्यमंत्री बना तो हाईकमान ने कुछ सोच समझकर ही मुख्यमंत्री बनाया होगा। चाहे इंदिरा गांधी रही हो या राजीव गांधी या फिर अब सोनिया गांधी, सभी ने मुझे मौका दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि वर्ष 2018 में जब मुझे कमान मिली तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने तीसरी बार जब मेरा नाम तय किया होगा तो कुछ सोच समझकर ही मुख्यमंत्री बनाया होगा। और बड़ी खबर, केसीआर के नेता केटी रामाराव ने भाजपा पर बोला जबरदस्त हमला, बोले हम शिलान्यास की बात करते हैं और वे कब्र खोदने की बात करते हैं। यह आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा में मंत्री और भारत राष्ट्र समिति के नेता केटी रामाराव ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं सभी मित्रों से यह सोचने के लिए कहता हूं कि अगर राज्य इन अराजक तत्वों के हाथों में आ गया तो क्या होगा। मैं तेलंगाना के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य को इन लोगों के हाथों में न जाने दें। उन्होंने कहा कि कल एक आदमी ने कहा कि वो प्रगति भवन को तोड़ देगा और अब दूसरा कह रहा है कि वो सचिवालय को गिरा देगा। हम शिलान्यास की बात करते हैं जबकि वे कब्र खोदने की बात करते हैं। और ये बड़ी खबर, आज भोपाल में भीम आर्मी का शक्ति प्रदर्शन, कई प्रमुख रास्ते किए गए बंद। ये आपको बता दें कि चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में शक्ति प्रदर्शनों का दौर जारी है। बीते महीने करणी सेना परिवार ने प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई थी। उसी कड़ी में आज भीम आर्मी अपनी दमदारी दिखाने जा रही है। भीम आर्मी का आज राजधानी भोपाल में सम्मेलन व शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। आयोजन को लेकर राजधानी भोपाल के कई प्रमुख रास्ते बंद कर दिए गए हैं जबकि कई मार्गों को डाइवर्ट किया गया है। और बड़ी खबर, 16 फरवरी को होंगे मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव। एलजीवी के सक्सेना ने दे दी अनुमति। यह आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव की लगातार हो रही बैठकों के बाद आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने 16 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की अनुमति दे दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि 16 तारीख को चुनाव के लिए एमसीडी का सत्र बुलाया जाए। फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि एलजी की तरफ से एमसीडी मेयर चुनाव की तारीख तय होने के बाद इस बार दिल्ली को नया मेयर मिल जाए। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के हंगामे की वजह से नहीं हो सका था। लेकिन मेयर के चुनाव के लिए अब उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने 16 फरवरी को चुनाव का ऐलान किया है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने कहा कि 16 तारीख को चुनाव के लिए एमसीडी का सत्र बुलाया जाए। अब ऐसा माना जा रहा है कि 16 तारीख को दिल्ली के लिए अब नया मेयर मिल जाएगा।
और ये बड़ी खबर, हिंदू राष्ट्र की जय के नारों के बीच पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान। बोले मेरा लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र और सभी को सनातनी बनाने का है। ये आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने रविवार की सुबह मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धीरेंद्र शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हिंदू राष्ट्र जय के नारे के साथ की। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना उनका लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सबको सनातनी बनाना भी लक्ष्य है। धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन विरोधियों को बहिष्कार करने की बात कही। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर के गड़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में कल से एक हफ्ते का महोत्सव शुरू हो रहा है, जिसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होगा। हफ्ते भर के इस महोत्सव में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि एक महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इसमें भारत और विदेशों से बागेश्वर धाम के अनुयायी होंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सहयोग करेंगे। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा, अगले 90 घंटों में 10,800 किलोमीटर की यात्रा, 10 जनसभाएं, चुनाव पर है पूरा फोकस। ये आपको बता दें कि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इसी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी काफी व्यस्त चल रहे हैं। 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक का उनका शेड्यूल काफी टाइट है। इन 4 दिनों में पीएम मोदी 10,800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे और चुनाव वाले राज्यों में 10 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इन सभाओं में सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। पीएम मोदी अगरतला से मुंबई और लखनऊ से बेंगलुरु तक देश के सभी कोनों को कवर कर रहे हैं। 10 फरवरी को पीएम मोदी ने दिल्ली से लखनऊ की यात्रा की और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इसके बाद वो मुंबई गए और 2 वंदे भारत ट्रेनों और सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद वो दिल्ली वापस आ गए। उन्होंने दिन में 2,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। अगले दिन उन्होंने त्रिपुरा की यात्रा की, जहां पर उन्होंने अंबासा और राधा किशोरपुर में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। इसके बाद वो कई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए दौसा पहुंच गए। राजस्थान पहुंचे और दौसा में 2 जनसभाओं को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी सीधे बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। और ये बड़ी खबर, मौलाना अरशद मदनी के बिगड़े बोल, बोले ना राम ना शिव, उस वक्त सिर्फ अल्लाह थे, आदम था तुम्हारा पूर्वज। ये आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी के इस बयान के बाद मंच पर बवाल हो गया। इस बार उन्होंने मोहन भागवत को लेकर जहर उगला है। मौलाना ने कहा कि हमारे मजहब में दखल क्यों दिया जाता है, हमारा सबसे पहला नबी मनु यानी आदम है। मदनी ने कहा कि तुम्हारा पूर्वज हिंदू नहीं था, तुम्हारा पूर्वज मनु था यानी आदम था। मदनी के इस बयान के बाद मंच पर भारी बवाल हो गया। जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन में मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इसी धरती पर मनु यानी आदम को उतारा है, जिसकी पत्नी हव्वा है, जिनको तुम हेमवती कहते हो। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके पूर्वज हैं। मदनी के बयान पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने स्टेज पर खड़े होकर विरोध जताया। बयान से नाराज कई लोगों ने तुरंत ही मंच छोड़ दिया। और ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री और अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी का विवादित बयान, बोले जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को नहीं बसने देंगे। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज है। इसी बीच जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने एक बड़ा विवादित बयान दिया है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में गैर स्थानीय लोगों को बसने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने सरकारी जमीन पर से कब्जा हटाने के लिए प्रशासन के चलाए जा रहे अभियान की भी आलोचना की। पूर्व मंत्री बुखारी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और वादा किया कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद प्रशासन के उठाए गए सभी जन विरोधी फैसलों को पलट दिया जाएगा। बुखारी ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम गैर स्थानीय लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने नहीं देंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की जमीन यहां के लोगों की है और उन्हीं की रहेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवर्तन लाने में सफल होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।